अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस बूटस्ट्रैप 4 के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कंटेंट्स के बारे में कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम कंटेंट्स को किन किन तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप 4 हमें कौन कौन सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स प्रोवाइड करता है कंटेंट्स के लिए। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्रैश कोर्स को। तो इस वक्त मैं ट्विटर बूटस्ट्रैप के होम पेज पर मौजूद हूँ जो कि getbootstrap.com पर है और यहाँ पर हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पर। और हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्रैश कोर्स में पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है बूटस्ट्रैप 4 के लेआउट को कंट्रोल करते हैं यूजिंग ग्रिड सिस्टम, और जिसके अंदर हमने कंटेनर्स को देखा, रो को देखा और कॉलम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी को कि किस तरीके से हम जो है बूटस्ट्रैप 4 के लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट कॉलम्स फॉर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स एंड एज वेल एज जेनेरिक कॉलम्स लाइक कॉल एंड कॉल एक्स। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये बात करेंगे कि कंटेंट्स जो हम बूटस्ट्रैप 4 के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो हेडिंग्स यूज़ करते हैं, जो लिस्ट यूज़ करते हैं और इसी तरीके से दूसरी जो इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, उनको बूटस्ट्रैप 4 किस तरीके से हैंडल करता है और कौन कौन सी हमें सपोर्टेड क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम अपने कंटेंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब गेट स्टार्टेड पर डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर मैं कंटेंट पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बताता है कि कंटेंट को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका रीबूट, फिर उसके बाद टाइपोग्राफी, फिर उसके बाद कुछ कोड की प्रॉपर्टी कि अगर आप कोड में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं कुछ कंटेंट तो कैसे करवा सकते हैं, फिर उसमें इमेजेस हैं, टेबल्स है और फिगर्स है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीबूट क्या है। रीबूट बेसिकली हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो कि HTML टैग्स के लिए है, या कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप सेट करता है जिसकी मदद से हमें जो है बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए अपनी भी CSS अप्लाई करने में कोई ख़ास परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये नॉर्मलाइज करता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी HTML फाइल को ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ CSS, तो ब्राउज़र जो है उस पर डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन, कुछ पैडिंग, लाइन हाइट, कुछ फॉन्ट साइज़, कुछ इस किस्म की चीज़ें जो है वो हर ब्राउज़र अपने मुताबिक उस पर अप्लाई कर देता है। तो ये रीबूट क्या करता है, उसको रीसेट करता है और स्टैंडर्ड पर ले आता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब वो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट चेंज कर देता है, फ़ॉन्ट एलिमेंट्स डिफरेंट कर देता है, वो हम देखेंगे आगे। सो रीबूट क्या करता है कि एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिक CSS चेंजेस है इन अ सिंगल फाइल। So bootstrap to provide an elegant, consistent and simple baseline to build upon। मतलब रीबूट क्या करता है, हमें एक बेहतरीन बेसलाइन प्रोवाइड कर देता है जिसकी मदद से आगे हम अपनी जो वेबसाइट है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर देखें, हमारे पास जो उसने एग्जांपल यहाँ पर नेक्स्ट अप्रोच में दिया वो टेबल की दी है। तो इसमें वो हमें एक टेबल की क्लास और फिर टेबल डैश के साथ डिफरेंट, जैसे टेबल बॉर्डर है, टेबल डार्क है, टेबल लाइट है, तो इस तरीके की डिफरेंट हमें टेबल के फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ करते हुए टेबल को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप 4 के अंदर अब जो फ़ॉन्ट की स्केलिंग है वो रैम के साथ यूज़ की जाती है। इससे पहले M या पिक्सल को यूज़ किया जाता था, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर रैम को इंट्रोड्यूस कराया गया। सो अपडेट सम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू यूज़ रैम इंस्टेड ऑफ एम्स। तो इंस्टेड का मतलब यहाँ पर ये है कि बूटस्ट्रैप 3 में EM को यूज़ किया जाता था, जबकि बूटस्ट्रैप 4 में REM यानी रैम को यूज़ किया जाता है। अब अगर आपको नहीं पता कि रैम, M या PX क्या है और उसको यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, तो इसके लिए मैंने एक HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि PX, रैम्स और Ms क्या है, कैसे काम करते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो आप वो काइंडली वीडियो ट्यूटोरियल
ज़रूर देखें। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और चेंज किया है बूटस्ट्रैप वालों ने वो ये है कि मार्जिन टॉप को 0 कर दिया और मार्जिन बॉटम को कुछ उन्होंने दे दिया लाइक 0.5 रैम या 1 रैम, 0.5 आई थिंक रैम दे दिया, हाफ ऑफ द 1 पिक रैम। तो इसी तरीके से पेज डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ फ़ॉन्ट साइज़ को 1 रैम कर दिया। अब 1 रैम करने से जो बॉडी पे अगर आप 1 रैम करते हैं तो इट मीन्स जो भी आपके ब्राउज़र का फ़ॉन्ट साइज़ होगा 16 है, 18 है, 20 है, जो भी है उसको वो एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लेगा, क्योंकि 1 रैम जो है वो अपने पेरेंट का या जो भी पिक्सल में फॉर्मेट होता है उसको कन्वर्ट कर लेता है पिक्सल में। मतलब 1 रैम का मतलब है अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 रखा है तो 1 रैम ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल हो जाएगा जब वो ब्राउज़र में रेंडर होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से काफ़ी सारी पेज डिफ़ॉल्ट की और सेटिंग्स है, जैसे बॉक्स साइजिंग पहले जो होती थी बूटस्ट्रैप 3 के अंदर वो बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स होती थी, जिसकी वजह से जब हम मार्जिन या पैडिंग अप्लाई करते थे तो हमारी जो लेआउट है वो काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाता था। लेकिन इन बूटस्ट्रैप 4 अब जो है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बॉर्डर बॉक्स तमाम ऑलमोस्ट तमाम एलिमेंट्स पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेटिव फ़ॉन्ट स्टैक को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। मतलब जो ब्राउज़र जैसे सफारी ब्राउज़र है हमारे पास, क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, इसी तरीके से दूसरे तीसरे ब्राउज़र हैं, इसी तरीके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन सब के लिए डिफरेंट जो है ब्राउज़र फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। तो उन तमाम फ़ॉन्ट स्टैक्स को एक ही जगह पर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इनमें से जो भी अवेलेबल होगा वो यूज़ हो जाएगा। जैसे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सफारी फॉर मैक ओएस एंड आईओएस के लिए, मतलब मोबाइल जो है एप्पल का आईफोन, आईपैड वगैरह, उसके लिए एप्पल सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ॉन्ट है। और अगर आप मैक ओएस पर क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ब्लिंक मैक सिस्टम फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है। विंडो के लिए सेगो यूआई है, एंड्रॉयड के लिए रोबोटो है। बेसिक फॉल बैक अगर ये नहीं इसको मिलते तो हेल्वेटिका, न्यू, एरियल या सैन सिर्फ इन तीनों में से कोई एक वो यूज़ करेगा। फिर इसके अलावा कुछ इमोजी आइकन्स के लिए भी फ़ॉन्ट इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जैसे एप्पल कलर इमोजी, सिगो यूआई इमोजी, सिगो यूआई सिंबल, और इनको हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल है फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सिर्फ। ये तमाम फ़ॉन्ट्स जो है ये सैंस सिर्फ फ़ॉन्ट है। बेसिकली 2 किस्म के फ़ॉन्ट होते हैं, सिरिफ फ़ॉन्ट और सैंस सिरिफ फ़ॉन्ट। तो ये जो है हमारे पास सैंस सिरिफ फ़ॉन्ट है। इनका थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है कि जो एजेस होते हैं वो सैंस सिरिफ में होते हैं और जो सिर्फ फ़ॉन्ट होता है वो गोल होता है, मतलब उसमें एजेस नहीं होते, शार्प एजेस नहीं होते बल्कि राउंड एजेस होते हैं जो सिर्फ फ़ॉन्ट होता है। जबकि सैंस सिरिफ में हमारे पास जो है वो शार्प फॉन्ट्स होते हैं। मतलब अब आप देख सकते हैं इन दोनों को, मतलब टाइम्स न्यू रोमन एक हमारे पास सेरिफ फॉन्ट है और जो एरियल है वो एक सैंस सिरिफ फॉन्ट है। आप इन दोनों को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो ये डिफ़ॉल्ट नेटिव फॉन्ट स्टैक इसमें यूज़ किया गया बूटस्ट्रैप 4 में, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जेनेरिक किस्म का लुक एंड फील दिया जा सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने ब्राउज़र के। मतलब आप नॉर्मली ब्राउज़र अगर सफारी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा साइट्स ओपन करते हैं तो उस फॉन्ट स्टैक के साथ अब यूज टू हो चुके हैं। अब अगर आप कोई ऐसी साइट ओपन करते हैं जिसमें डिफरेंट फॉन्ट सडनली यूज हो रहा है तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टैक उसके साथ प्रोवाइड कर दिया गया। हाँ, आप इसको चेंज करना चाहें तो इट इज़ ऑल अप टू यू, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं और लिस्ट्स हैं, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, डिफरेंट हेल्पफुल क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं। तो हम उन हेल्पफुल क्लासेस को आगे चल के जब हम प्रैक्टिकली कुछ लेआउट क्रिएट करना शुरू करेंगे तो उसमें हम देखते जाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो रीबूट के साथ जब हमें जो है बेसलाइन मिल जाती है तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइपोग्राफी। सो किसी भी वेबसाइट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो उसकी टाइपोग्राफी होती है। यहाँ पर मैं बात ये नहीं कर रहा कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, मतलब टेक्स्ट क्या लिखा है। यहाँ पर बात ये हो रही है टाइपोग्राफी से कैसे लिखा है, उसको कैसे आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया है, उसके लिए फ़ॉन्ट का साइज़ आपने क्या चूज़ किया, आपने उसके लिए फ़ॉन्ट का कलर कौन सा चूज़ किया, आपने उसके लिए फ़ॉन्ट का फैमिली कौन सा यूज़ किया। तो ये सब की सब चीज़ें आती हैं टाइपोग्राफी में। सो यहाँ पर जो है हमारे पास जो बूटस्ट्रैप 4 है वो कुछ हमें ग्लोबल सेटिंग्स प्रोवाइड करता है जो हेडिंग के लिए होती है, बॉडी टेक्स्ट के लिए होती है, लिस्ट के लिए होती है और इसके अलावा भी
काफ़ी सारी हेल्पफुल क्लासेस मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर हेडिंग की बात करें तो H1 से लेकर H6 पर हमें पता है कि डिफरेंट हेडिंग्स मौजूद हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि H1 से लेकर H6 तक तमाम के तमाम जो है वो एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इनको अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट हमें फ़ॉन्ट साइजिंग मिलेगी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो H1 की फ़ॉन्ट साइज है वो 2.5 रैम है। 2.5 REM का मतलब ये है कि अगर आपके ब्राउज़र का जो H1 के लिए फ़ॉन्ट साइज है वो 12 पिक्सल है, अगर फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल है, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5 जो साइज है वो आपके इस 2.5 रैम का बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सो 2.5 रैम इज फॉर हेडिंग 1। इसी तरीके से हेडिंग 2 के लिए चेंज कर दिया गया 2 रैम, फिर 0.5 मतलब चेंज करते गए 1.7.5 1.5 1.25 1 और फिर 1 रैम है 6 के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से जिस तरीके से ये H1 वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं, ये हमारे पास है, ये एक H1 है और एक ये H1 है, ठीक है, ये दो H1 है। ये जो है ये हम P टैग के साथ H1 क्लास यूज़ कर रहे हैं। मतलब सम टाइम आपको जैसे रेकमेंड किया जाता है जब आप किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो उसमें एक पेज के अंदर एक जो पेज ओपन है एक H1 यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 H2 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं, फिर H3 आपको यूज़ करना होता है, H4 H5 एंड H6। लेकिन बूटस्ट्रैप की मदद से अगर आपने एक ही पेज के अंदर मल्टीपल टाइम H1 को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ये क्लासेस कुछ प्रोवाइड कर देता है। आप P टैग यूज़ करें, उसके अंदर क्लास H1 दे दें, सो यू विल गेट सेम लुक एंड फील ऑफ H1। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो अब आप एक पेज के अंदर मल्टीपल H1 यूज़ कर लेंगे, स्टिल आप जो है वो फॉलो कर रहे हैं W3C के रूल को, मतलब एक पेज पर एक H1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम P टैग यूज़ कर रहे हैं, क्लास उसको सिर्फ H1 दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट हेल्पिंग क्लासेस हैं। जैसे हम यहाँ पर म्यूटेड टेक्स्ट, ये म्यूटेड टेक्स्ट लिटिल बिट ग्रेड होता है। म्यूटेड का मतलब है कि डिसेबल्ड टेक्स्ट, जो कि नज़र तो आ रहा होता है लेकिन इट एक्ट्स लाइक अ डिसेबल्ड टेक्स्ट, तो इसको म्यूटेड टेक्स्ट कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास डिस्प्ले हेडिंग्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब ये देख सकते हैं आप डिस्प्ले 1 2 3 4 है, तो आप H1 को ये वाली क्लास देके 4 डिफरेंट किस्म के डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ डिफरेंट है, तो फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास लीड के लिए है कि लीड टेक्स्ट किस तरीके से हमने डिस्प्ले करवाना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लीड टेक्स्ट है। इसके लिए हमें स्टैंड आउट बाय एडिंग लीड, तो उसको स्टैंड आउट कर सकते हैं आप, उसके थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट साइज़ लीड का नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट से बड़ा होगा। इसके अलावा इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट्स आप आसानी के साथ उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, और ये सारे काम आप आसानी के साथ HTML टैग्स जैसे ये मार्क है, फिर डेल है, फिर एस है, फिर इंसर्ट है, यू स्मॉल स्ट्रॉन्ग, इनको यूज़ करते हुए आप इनको डिस्प्ले करा सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक कोड्स हैं, अलाइनमेंट्स हैं डिफरेंट किस्म की। अब बूटस्ट्रैप 3 के अंदर जो अलाइनमेंट्स थी वो टेक्स्ट वो थी अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट एंड सेंटर लाइन। नो डाउट टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट लेफ्ट है और टेक्स्ट राइट है, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 में हमें डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पर भी अब इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेक्स्ट सेंटर है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ इसी layout.html के अंदर, कि यहाँ पर मैं एक ये कॉलम लिखा है, इसमें मैं लॉरम 5 लिख देता हूँ। ये एक्चुअली अभी एक्सटेंशन जो है वो लोड नहीं हुई, जिसकी वजह से वो इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट है सपोज। अब इसको मैं टेक्स्ट अगर सेंटर कर देता हूँ तो इसको जब मैं ओपन करूँगा ब्राउज़र के अंदर तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है पूरी, एक तो ये विड्थ लेगा और दूसरा ये टेक्स्ट जो लोरेम एप्सम लिखा है मैंने, ये सेंटर लाइन में हमें डिस्प्ले होगा। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली अब जब से मैंने इसको VS कोड को अपडेट किया इसमें कोई थोड़ा सा इशू आ रहा है कि जो
एक्सटेंशन है, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन यूज़ की हुई हैं जिसकी वजह से वो लोडिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा टाइम डिले ज़्यादा ले रहा है उसको ओपन करने में। सो यहाँ पर अगर मैं लाइव सर्वर की बात करूँ तो लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन होती है, ये देखें लाइव शेयर है, लाइव सर्वर है, ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो ये ओपन यहाँ से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी फ़ॉन्ट जो है वो उसको लोड नहीं किया उसने, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। सो इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टॉप लाइव सर्वर और ओपन विद लाइव सर्वर। सो मैं ज़रा इसको रीसेट कर लूँ एक्सटेंशंस को। तो ये मैंने रीसेट कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया, क्योंकि एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा थी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा सेंटर लाइन है थ्रू आउट हमारे जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं। लेकिन सर्टन सिचुएशंस में हम ये चाहते हैं कि सर्टन ब्रेक पॉइंट्स पर ये लेफ्ट हो, सर्टन पर राइट हो, सर्टन पर सेंटर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेल पर इसको लेफ्ट लाइन चाह रहा हूँ कि ये एक्सेल पर लेफ्ट लाइन हो, LG पर राइट लाइन हो, मीडियम पर सेंटर लाइन हो, और उसके बाद जो स्मॉल पर भी बाकी सब पर भी सेंटर लाइन हो। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे टेक्स्ट सेंटर है तो ये तो थ्रू आउट के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एक्सेल सेंटर, टेक्स्ट LG डैश लेफ्ट, तो LG पर लेफ्ट हो जाएगा, फिर टेक्स्ट MD राइट, सो टेक्स्ट L और फिर टेक्स्ट SM पर ये अगेन जो है सेंटर हो जाए। तो ये देखिए हमें बूटस्ट्रैप 4 अब डिफरेंट हेल्पिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट सेंटर है, जब मैं इसको स्क्रीन को छोटा करूँगा तो ये LG पर लेफ्ट लाइन हो गया, जब MD पर गए तो राइट लाइन हो गया, जब SM पर आए तो दोबारा से ये सेंटर लाइन हो गया, और जैसे ही हमने और इसको छोटा किया ये अगेन जो है वो लेफ्ट लाइन हो गया। सो SM के बाद अगर यहाँ पर मैं अब टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ तो अब ये थ्रू आउट सेंटर रहेगा। तो इसको SM को हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर लाइन हो चुका है तमाम स्क्रीन साइजेस पर। इस पर भी हमें अगर यहाँ पर मैं अब ख़त्म करूँगा तो ये क्या होगा कि ये LG वाला फॉन्ट इस पर स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो इसलिए ये हेल्पिंग क्लासेस को प्रॉपरली यूज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स की। फिर इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट्स हैं, तो लिस्ट की कुछ हेल्पिंग क्लासेस हैं जैसे अनस्टाइल्ड लिस्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं जो आइकन्स वगैरह हैं, जो नंबरिंग वगैरह है वो डिस्प्ले नहीं होती, सिंपली आप लिस्ट स्टाइल को अनस्टाइल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट के साथ साथ हमारे पास डिस्क्रिप्शन और लिस्ट अलाइनमेंट के लिए हमारे पास DL है, सो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, डॉक्यूमेंट टेबल है, डॉक्यूमेंट डाटा है। तो इस तरीके से हम उसको डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं टाइटल है और डॉक्यूमेंट डाटा है, तो इस तरीके से हम इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। सो हमारे पास टाइपोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस भी इसके अंदर मौजूद हैं बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। वो आप यहाँ पर आकर टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं इनको और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कोड। अब ये कोड बेसिकली नॉर्मली इसको यूज़ नहीं किया जाता, जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनमें यूज़ नहीं किया जाता। इस टैग को या इस टाइप की हेल्पिंग टैग्स को यूज़ किया जाता है नॉर्मली उन वेबसाइट्स पर जो कि आपकी ट्यूटोरियल्स की टेक्स्ट में ट्यूटोरियल्स की साइट्स होती हैं। जैसे हमारे पास w3schools.com है, तो उसके अंदर डेफिनेटली हमें टैग्स को इटसेल्फ डिस्प्ले करवाना होता है, मतलब टैग की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं बल्कि जो टैग है वो इटसेल्फ डिस्प्ले कराना होता है। तो वहाँ पर हम इस कोड की प्रॉपर्टी को या इस कोड HTML टैग को यूज़ करते हैं। तो हमें ये डिफरेंट कोड स्टाइलिंग के जो है टैग्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। तो उसके साथ साथ जैसे ये वार का कोड है, इसका यूज़र इनपुट को अगर आपने चेंज करना है तो KBD का हमारे पास HTML टैग है। तो ये सारी चीज़ें HTML से रिलेटेड हैं। सो इनको कुछ क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं हमें, जिनकी मदद से या कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हमें प्रोवाइड की गई है जिसकी मदद से हम इसकी लुक एंड फील को बेहतर बना सकते हैं। मतलब इसी को अगर आप बगैर बूटस्ट्रैप यूज़ किए इस्तेमाल करेंगे तो इट लुक्स अ बिट डिफरेंट देन अगर आप इसके साथ बूटस्ट्रैप के साथ इसको यूज़ करेंगे। सो ये कोड जो है ये स्पेसिफिकली उन वेबसाइट्स के लिए जहाँ पर हमें रिटन फॉर्मेट में ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, मतलब एक टेक्स्ट लिखा है नीचे उसका कोड लिखा है, तो
तो ऐसी साइट्स के लिए हम ये टाइपोग्राफी कंटेंट टाइप यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इमेजेस। तो डेफिनेटली किसी भी वेबसाइट्स में images plays very important roles, so visual give more depth rather than the content। किसी ने कहा था कि जो है images या visual speaks louder than the words, so जो infographics या visuals होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। अच्छे इमेजेस अगर आप यूज़ करेंगे, उनको प्रॉपरली अलाइन करेंगे, प्रॉपरली डिस्प्ले कराएंगे, वो ना स्ट्रेच हो रहे हो, ना स्क्वीज हो रहे हो, ना क्रॉप हो रहे हो, कंप्लीट प्रॉपर इमेजेस जब तक आप डिस्प्ले नहीं कराएंगे अपनी वेबसाइट में, इट विल नॉट लुक गुड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है इमेजेस को यूज़ करने में, बिफोर यूजिंग एनी स्टाइलिंग यूजिंग बूटस्ट्रैप, कि आपके पास इमेजेस के प्रॉपर हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा इमेजेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो आप कभी भी उसको ऐसी जगह यूज़ नहीं करेंगे जहां पर आप एक स्क्वायर इमेज भी साथ यूज़ कर रहे हैं। सो ऐसी सूरत में उसका लेआउट ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर लोकेशन के लिए अपने HTML के अंदर प्रॉपर इमेजेस विद प्रॉपर हाइट एंड विड्थ होना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद आप इस पर जो बूटस्ट्रैप हमें हेल्पिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इमेज फ्लूड है जिसमें हमारे पास जो मैक्स विड्थ होती है वो 100% होती है और हाइट इसमें ऑटो होती है। मतलब 100% जो विड्थ देने के बाद जो भी आपने इमेज यूज़ किया उसकी जो हाइट है ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर इसके एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक IMG का टैग यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास IMG का मैंने एक टैग यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं एक इमेज अगर इंसर्ट करता हूँ, गूगल से मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, बल्कि मैं इसी इमेज को ले लेते हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो ये एक हमारे पास इमेज है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ एडिट एज HTML करके। ये बेसिकली एक SVG इमेज है। सो ये हम बजाय SVG इमेज को यूज़ करने के हम यहाँ पर कोई और इमेज यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक ये सारे SVG इमेजेस ही यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसको देखें तो ये भी SVG इमेज होगा। हाँ, ये भी SVG इमेज है। तो हम यहाँ पर इमेजेस के अंदर आते हैं और यहाँ से हम कुछ भी रेंडमली कोई इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो मैं वेब डिज़ाइन से रिलेटेड कोई इमेज यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और टूल्स में जाकर मैं इसको कर देता हूँ जिसके कॉपीराइट्स मुझे आने के चांसेस ना हो, क्योंकि अभी जो है वो यूज़र राइट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो लेबल फॉर रीयूज़। तो अब ऐसे इमेजेस में सर्च करता हूँ जिनको हम रीयूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको सेव इमेज एज कर लेता हूँ। अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसका लिंक भी मैं ऐड कर सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर इसको बूटस्ट्रैप 4 का जो है इसमें न्यू फोल्डर क्रिएट करके इमेजेस का, और इसके अंदर मैं इसको दे देता हूँ बैनर के नाम से, बैनर। तो सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से मैं एक दो इमेजेस और यहाँ से ले लेता हूँ। एक ये इमेज हो गया और एक ये इमेज हो गया। सेव इमेज एज कर लेता हूँ, उसको बैनर 1 कह देता हूँ, बैनर -1 कह देता हूँ। इसी तरीके से मैं एक इमेज ये वाला ले लेता हूँ, इसको भी सेव इमेज एज कर लेता हूँ, इसको बैनर 2 कह देता हूँ। तो ये मैंने कुछ इमेजेस ले लिए। अब यहाँ पर मैं इमेजेस 3 टैग इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है इमेजेस डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ बैनर डॉट JPG। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। सो ये होगा बैनर 1 और ये होगा बैनर 2। अब जब मैं इसको बगैर कोई क्लास दिए डिस्प्ले करवा रहा हूँ यहाँ पर,
ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए इमेजेस कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे पास, मतलब इमेजेस का साइज बहुत बड़ा है और ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। इसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो इमेजेस हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा है। अब इनका साइज़ मैंने जैसे यहाँ पर बात की थी कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने इमेज को यूज़ कहाँ पे करना है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर हाइट एंड विड्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इमेज देखें 9020 बाई 1080 पिक्सल का है, तो मेरे पास जो स्क्रीन है उसकी मैक्सिमम विड्थ 1440 बाई 900 है। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली मेरा इमेज जो है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आएगा विड्थ वाइज। तो देखिए ब्यूटी ऑफ जो बूटस्ट्रैप है, अब यहाँ पर सिंपल मैं एक क्लास ऐड करता हूँ img-fluid। ये एक हेल्पिंग क्लास है हमारे पास इनसाइड बूटस्ट्रैप। सेव किया, इसको पेस्ट किया, इसको यहाँ पर भी पेस्ट किया, सेव करेंगे। जैसे मैंने इस पर इमेज फ्लूइड लगाया तो देखिए इसने मैक्स विड्थ को 100% कर दिया। 100% से मुराद यहाँ पर स्क्रीन को देखते हुए, कंटेनर को देखते हुए, मतलब जो भी कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने कंटेनर फ्लूइड नहीं कंटेनर यूज़ किया, तो इस कंटेनर के अंदर जितनी इसकी मैक्सिमम विड्थ है उसको उसने 100% कर दिया। मतलब अगर मैं अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो अब देखिए इमेज अब खूबसूरत नज़र आ रहा है, ऑल्दो ये अभी भी स्टैक में है, मतलब वर्टिकली है, लेकिन मैक्स विड्थ इसकी 100% हो गई है और ऑटो जो है वो हाइट जो है वो ऑटो हो चुकी है इसकी 100%। अगर हम हाइट करेंगे यहाँ पर तो ये 1080p पे ये एक और वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 100%, तो आप देखेंगे कि हमारा जो इमेज है वो देखिए वर्टिकली स्ट्रेच हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, वर्टिकली, हॉरिजेंटली तो 100% हो गया, वर्टिकली करने से वो स्ट्रेच हो चुका है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो ऑटो यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे तमाम के तमाम इमेजेस जो हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर तीसरा इमेज क्यों नहीं आ रहा, 01, आई थिंक मैंने उसको 3 दे दिया था। 0 बैनर है, फिर बैनर 1 है, फिर बैनर 2 है, सो JPEG है वो बैनर 2 जो है। तो अब हमारे पास तीनों इमेज आ जाएंगे रीलोड होने के बाद। तो ये अब तीनों इमेजेस आ गए हमारे पास। और ये देखिए ये जो इमेज है हमारा, ये देखिए किस तरीके से नज़र आ रहा है, ये छोटा इमेज हो गया, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो बैनर 2 JPEG है ये है ही थंबनेल साइज का इमेज। तो ये चीज़ मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि जब आपने सिलेक्शन करनी है तो प्रॉपर इमेजेस की सिलेक्शन करनी है। अब अगर मैं इन तीनों इमेजेस को एक रो में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तीनों डिफरेंट साइजेस के हैं, तो लेकिन मैं इनको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ एक रो में, तो सपोज मैं यहाँ पर ये करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर इसको HTML के अंदर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर एक इसको मैं ख़त्म कर, बल्कि इसको रहने देते हैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ div डॉट कॉल MD4। कॉल MD4 इसलिए कि एक रो में हम 3 डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सो 4 होगा एक का, तो बाकियों का भी इसी तरीके से हम डॉट कॉल MD-4 कर देंगे और इसके अंदर ये वाला इमेज डिस्प्ले करवा देंगे। फिर कॉल MD4 और इसके अंदर हम ये वाला इमेज डिस्प्ले करवा देंगे। अब मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ इसको, बल्कि ठीक है इसको ख़त्म ही कर देते हैं। सेव किया तो दोस्तों अब आपने देखा कि हमारे ये जो 2 इमेजेस हैं ये प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं, ठीक एक साइज़ के, लेकिन ये इमेज जो है ये छोटा नज़र आ रहा है। दिस इज़ द मेन थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए थी कि जब आप इमेजेस को जिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं उस पर्पस के लिए अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी एक आप कह लें हैक है कि वो ये है कि आप इसकी विड्थ जो है वो 3 कर दें, इसकी भी विड्थ 3 कर दें जो बड़े इमेजेस हैं, और इसकी विड्थ
अब ये 3.3 6 और इसको भी आप 6 कर दें। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसका बैनर का मैंने 3 कर दिया, MD3 छोटा कर दिया और इसको 6 कर दिया। तो अब ये बेटर है, कुछ बेहतर है। 3 3 6 और 6 12, मैं इसको 5 कर देता हूँ। 4 इसको कर देते हैं, चेक करते हैं इसकी कॉल MD4। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो डिफरेंट साइज है, लेकिन यहाँ पर अगेन आपने जहन में रखना है कि जो इमेजेस आपने यूज़ करने हैं वो सेम हाइट और विड्थ के होंगे, तभी आपका जो इमेज है वो प्रॉपरली डिस्प्लेएबल होगा। अब इसके बाद इसमें एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है थंबनेल की। मैं इसको थंबनेल कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इमेज फ्लूड की बजाय मैं IMG थंबनेल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम थंबनेल यूज़ कर रहे हैं। अब थंबनेल में क्या होगा कि थंबनेल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो यूज़ करेगा और इनको इमेजेस को अलाइन करेगा। यहाँ पर मैं इन सबको अब 4 4 दे देता हूँ। सो 4 4 और 4। तो अब आपने देखा कि अब इसमें कुछ हमारे पास यहाँ पर सेटिंग्स में बॉर्डर सा नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन अगेन ये जो इमेज है ये चूँकि सेम साइज़ का नहीं है, तो इसलिए ये इमेज कभी भी प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा। तो इसलिए या तो आपने इन इमेजेस को इस इमेज पे साइज में कन्वर्ट करना है। सपोज मैं अगर बैनर 2 में जाता हूँ तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी में जो इसकी विड्थ और हाइट है, उसी हाइट और विड्थ के मैं इन बैनर 1 और बैनर को भी कर दूं तो ये फिर जो है वो सेम नज़र आएंगे। तो ये है हमारे पास इमेजेस की प्रॉपर्टीज। तो इमेजेस के अंदर हमारे पास फिर इसके बाद डिफरेंट अलाइनिंग की क्लासेस हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर 2 इमेजेस यूज़ करता हूँ, ये दोनों बैनर 2.jpg को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये 2 इमेजेस डिस्प्ले होंगे। तो दोनों जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो लेफ्ट लाइन है। मैं इन दोनों को 6 और 6 कॉल दे देता हूँ। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ताकि 12 कॉलम पूरे हो जाएं। सो ये देखिए हमारे पास इन्होंने कंप्लीट विड्थ ले ली इस साइज़ के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करें इनकी, तो IMG थंबनेल में इसकी पैडिंग देख सकते हैं, और मैक्स विड्थ इसमें भी हमारे पास ऑटो है, मतलब मैक्स विड्थ 100% है। तो मैं इसको यहाँ पर, ये हमारे पास ब्लू वाला नहीं है तो इसको सेव इमेज, ये ट्रांसपेरेंट इमेज है तो इसको देख लेते हैं। सो ये 1920 बाय 1080 है। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये अभी पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओपन इमेज न्यू टैब करते हैं, क्योंकि साइज इसका बड़ा है तो इस वजह से वो ये यहाँ पर एज अ थंबनेल डिस्प्ले हो रहा है, कंप्लीट डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है। छोड़े। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये क्लासेस हैं, इमेज फ्लूड और इमेज थंबनेल, ये दोनों जो यूज़ करती है मैक्स विड्थ को, मतलब मैक्स विड्थ इसकी, आप जितनी भी विड्थ का इमेज यूज़ करेंगे उतनी ही इसकी साइज हो जाएगा। तो सपोज मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ इज इक्वल टू 200, इसकी भी विड्थ मैं कर देता हूँ, सॉरी, विड्थ इज इक्वल टू 200। सेव करते हैं इसको। तो अब आपने देखा कि हमारे जो इमेजेस हैं उनकी विड्थ जो है वो 200 हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं अब तीसरा इमेज भी ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो उसको भी मैं विड्थ देकर सेम साइज का क्रिएट कर सकता हूँ। अब जो मैं इसकी अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ कि ये लेफ्ट लाइन है, ये भी लेफ्ट साइड पर अलाइन है। मैं चाहूँ तो इनको सेंटर लाइन कर सकता हूँ, मैं इनको चाहूँ तो मतलब लेफ्ट एंड राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्लास मौजूद है फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। तो ये तो ऑलरेडी फ्लोट लेफ्ट है, मतलब इसको मैं अगर फ्लोट राइट कर देता हूँ तो ये देखिए ये वाला जो इमेज है ये राइट लाइन हो जाएगा और बिल्कुल हमें यहाँ पर नज़र आएगा देखने को। तो ये देख सकते हैं अब ये इमेजेस कुछ इस तरीके से, इधर से भी स्पेस है, इधर से भी स्पेस है, और हमारे जो दोनों इमेजेस हैं वो प्रॉपरली हमें सेम पैरेलल नज़र आ रहे हैं। और इसको मैं इमेज फ्लूड कर देता हूँ।
तो फ्लूइड का मतलब है रिस्पॉन्सिव फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हुए ऑटोमेटिकली वो स्पेस लेगा। चूंकि अब मैंने इनको विड्थ और हाइट दी हुई है 200, तो ये दोनों इस तरीके से हम इनको लाइन कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, लेफ्ट फ्लोट राइट। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। और इसके बाद इसके अंदर कुछ हेल्पिंग क्लासेस हैं, जैसे हम इनको राउंड शेप कर सकते हैं, इनको हम जो है वो डिफरेंट काइंड की स्टाइलिंग दे सकते हैं। वो हम इसकी यूटिलिटीज़ में भी देखेंगे कि हमारे पास इसकी काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ भी मौजूद हैं। जैसे मैं इसको अगर क्लास दे देता हूँ राउंडेड, और इसको भी मैं राउंडेड दे देता हूँ, तो जो इसके एजेस हैं वो थोड़े राउंड शेप के बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसके इमेजेस हैं, इमेज के ये जो कॉर्नर हैं ये राउंड शेप के बन चुके हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर चारों साइडों पर राउंड शेप। तो ये हमारे पास डिफरेंट हेल्पिंग क्लासेस हैं। आगे जब हम यूटिलिटीज़ पे देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी ये यूटिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस तरीके से हम इमेजेस को मतलब साइजेस के हिसाब से अपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए, बूटस्ट्रैप को तो यूज़ करेंगे लेकिन इमेजेस हमारे पास प्रॉपर साइजेस के होने बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तमाम के तमाम इमेजेस। उसके बाद ही हम उनको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो इमेजेस के सेटअप करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो टेबल्स है। टेबल्स की मदद से हम डिस्प्ले कर सकते हैं डाटा इन टेबुलर फॉर्म। ऑल दो जो मॉडर्न डेवलपर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं वो रिकमेंड नहीं करते कि आप टेबल्स का इतना ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन स्टिल बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास जो है वो टेबल्स को अप्लाई किया गया है, उसको सर्टेन क्लासेस दी गई हैं, इसको खूबसूरत बनाया गया कि आप इसको यूज़ कर सकें। सो टेबल्स के ज़रिए हम जो है वो स्टैटिक डाटा, जो डायनामिक डाटा है उसको स्टैटिकली एक टेबुलर फॉर्म में अगर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी एडमिन डैशबोर्ड्स हैं उनमें जब आप किसी यूज़र को डिस्प्ले कराते हैं, उसकी पोस्ट को डिस्प्ले कराते हैं, तो वहाँ पर आप टेबल्स को यूज़ करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि एडमिन पैनल के अंदर जो पोस्ट का सेक्शन है उसको जब आप ओपन करते हैं तो वो टेबल्स की सूरत में डाटा जो है वो डिस्प्ले होता है। जितनी भी पोस्ट हैं या जो भी यूज़र्स हैं आपके पास, उनका जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में यूज़ होता है। सो टेबल्स आर स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड बूटस्ट्रैप। सो टेबल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी हेल्पर क्लासेस मौजूद हैं। यहाँ पर मैं एक नई रो क्रिएट करता हूँ अगर, तो उसके बाद उसके अंदर मैं कॉल SM12 ले लेता हूँ। तो कॉल SM12 का मतलब है थ्रू आउट वो 12 कॉलम होगा। फिर मैं इसमें टेबल ले लेता हूँ, बल्कि मैं ये करता हूँ, मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ जो हमें हेल्प यहाँ पर, फिर इस पर हम डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। सो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव रहे। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इसको हम एडिट करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारे पास टेबल है। अब ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सॉरी, तो ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट टेबल है विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ क्लास अदर देन टेबल। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इसने कॉल की क्लास अप्लाई की है, इसको यहाँ पर इसने टेबल हेडिंग को रो की क्लास अप्लाई की है। तो ये कुछ हेल्पर क्लासेस हैं। तो इसकी मदद से ये क्या करता है कि इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। सो टेबल के बाद हमारे पास इस टेबल की कुछ हेल्पिंग क्लासेस हैं, जैसे मैं इसको अगर टेबल डैश डार्क कर देता हूँ तो ये जो हमारी जो टेबल है ये इसकी स्टाइलिंग जो है ये बिल्कुल डार्क हो जाएगी। अगर मैं इसको लाइट कर देता हूँ तो ये लाइट टेबल, फिर अगर मैं इसको टेबल बॉर्डर कर देता हूँ तो ये जो हमारी लाइट टेबल है इसके साथ बॉर्डर भी आ जाएगा चारों साइडों से। तो यहाँ पर टेबल बॉर्डर्ड है और टेबल लाइट है। सो टेबल बॉर्डर्ड
क्योंकि इसमें हमें लाइन तो लगी हुई है वाइट, मतलब ग्रे सी लाइन है, तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास टेबल डैश, अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर है, बॉर्डरलेस है, डेंजर भी है हमारे पास। सो ये हमारे पास काफ़ी सारी हेल्पर क्लासेस मौजूद हैं। ये देखिए ये डेंजर की सूरत में है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं ऑन द हेडिंग, सो आप यहाँ पर हेडिंग को भी, टी हेड को भी क्लास दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास इज इक्वल टू टी हेड, और यहाँ पर हमारे पास डार्क और लाइट दो क्लासेस हैं। सो टी हेड डार्क करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो उसकी हेडिंग डार्क हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी हेल्पफुल क्लासेस हैं इनसाइड टेबल एज वेल, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये नॉर्मली एडमिन डैशबोर्ड्स में डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल्स को यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड में इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है टेबल्स का। तो फर्दर आप टेबल्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल्स के साथ यहाँ जो कंटेंट में आके इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। आप जिसको भी यूज़ करना चाहें सिंपली आप उसको कॉपी पेस्ट करके फिर अपना डाटा उसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट बीजी बैकग्राउंड्स डिफरेंट दिए गए हैं। ये भी हेल्पिंग क्लास है बीजी के नाम से, तो आप किसी भी किस्म का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इवन जैसे मैं बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी है, तो मैं इसको दे देता हूँ बी क्लास इज इक्वल टू बी जी, और यहाँ पर मैं इसको डेंजर दे देता हूँ। सो डेंजर हमारी एक हेल्पर क्लास है। जो देखिए ये डेंजर रेड हो गया, और बी जी मैं इसको सक्सेस अगर दे देता हूँ तो ग्रीनिश सा कलर आ जाएगा सक्सेस का। ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड, तो किसी भी एलिमेंट पे हम बैकग्राउंड अगर सेट करना चाहें तो हमारे पास बीजी डैश के साथ हेल्पिंग क्लास मौजूद है बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। तो खैर हमारे पास जो नेक्स्ट है फिगर्स हैं। फिगर्स इतना ज़्यादा कॉमनली यूज्ड HTML टैग नहीं है, लेकिन ये तब यूज़ किया जाता है जब आप इमेजेस को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं विद इन टैग, और उसके बाद आप इसमें डिफरेंट किस्म के मल्टीपल इमेजेस को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो आप फिगर को यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हैं फिगर और फिगर कैप्शन उसके अंदर प्रॉपर्टी है। जैसे मेरे पास ये इमेज है, मैं इसको बजाय इसको यहाँ पर मैं फिगर के अंदर डिस्प्ले कर देता हूँ और कट करके मैं यहाँ पर इसको, अब यहाँ पर IMG वही आएगा। फिर इसके बाद हम इसको अगर इसमें फिग कैप्शन दे देते हैं, और ये है हमारा बैनर 1, इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इमेज होगा उसके अंदर ये अब ये यहाँ पर बैनर नज़र आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस यूज़ नहीं की। सो फिगर को सबसे पहले हम क्लास देंगे फिगर की। तो फिगर की क्लास देने से क्या होगा कि हमारा ये जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर हो जाएगी, और हमारा बैनर यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बैनर बिल्कुल उसके नीचे आ चुका है। और उसके बाद इस पर ये जो क्लास है फ्लोट LG राइट, ये डिसेबल हो चुकी है, ये अप्लाई नहीं होगी, ना ही टेक्स्ट सेंटर वाली क्लास इस पर अप्लाई होगी। तो फिग कैप्शन की फिर फर्दर एक और क्लास होती है हमारे पास, फिग कैप्शन और टेक्स्ट राइट। अगर आप इसको फिग कैप्शन दे देंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर लुक एंड फील देगी इसकी। ये देखिए फिगर कैप्शन दे दिया, इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक एंड फील बेटर हो गया, और इसको हम टेक्स्ट सेंटर लाइन भी कर सकते हैं आसानी से। सो अब ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में डिस्प्ले होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अब सेंटर में अप्लाई हो गया। तो इसके अलावा उसने यहाँ पर ये बताया कि इस पर फिगर IMG और फिगर और इसके बाद इमेज फ्लूड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें फिगर IMG को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर क्लास को मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो फिगर डैश IMG, फिर उसके बाद आप IMG फ्लूड और IMG राउंडेड जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ IMG जो है हमारे पास इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको बैनर -2 कर देता हूँ, और इसकी कैप्शन को मैं
बैनर 2 कर देता हूँ। तो सेम इस पर स्टाइलिंग, इस पर भी यही वाली अप्लाई हो जाएगी। बैनर डैश 2, बैनर डैश 1 सॉरी। सो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से अब ये बैनर डिस्प्ले होंगे। सो इस तरीके से हम फिगर क्लास, फिर इसके आगे फर्दर हेल्पर क्लासेस हैं, आप इसको अलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये फिगर की मदद से हम इस तरीके से इसको इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं विद इन दिस इमेज। सो फिग कैप्शन है, फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास फिगर सिंपल कैप्शन दी हुई है, फिगर एमईएमजी है और इमेज फ्लूड है, और इसमें भी इमेज फ्लूड है। तो ये हमारे पास लेफ्ट लाइन है एक, और एक सेंटर लाइन है, राइट लाइन है और टेक्स्ट लाइन है, लेफ्ट लाइन है। तो इस तरीके से हम कंटेंट्स को रीबूट की मदद से, टाइपोग्राफी की मदद से, इमेजेस, टेबल्स और फिगर की मदद से हम प्रॉपर्ली जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये था हमारे पास कंटेंट लेआउट ऑफ बूटस्ट्रैप 4। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कंटेंट्स के बारे में सीखा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स हमें और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूटिलिटीज़ पर बात करेंगे पार्ट 3 में, और फिर लास्ट पार्ट 4 में हम कंपोनेंट्स पर, और जो पार्ट 5 बोनस इसका वीडियो होगा उसमें हम एक कंप्लीट पीएसडी को कन्वर्ट करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप 4 को, जो कि एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 3 में, जिसमें हम यूटिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी यूटिलिटीज़ बूटस्ट्रैप 4 हमें प्रोवाइड करता है और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस और सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।